सर वो थर्ड नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक मिनट बताता हूँ, स्टे wait। Electron stay in three-dimensional volume of various shape called orbital। बजाय ऑर्बिट के यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज ऑर्बिटल। Movement of electron is considered in the form of wave around the nucleus, जैसा हमने वेव मैकेनिकल सॉरी उस मॉडल में देखा भी था डी ब्रोगली इक्वेशन में। इट इज नॉट मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, कुछ रैंडम मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन स्टे इन थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम ऑफ वेरियस शेप कॉल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। लास्ट 2 पॉइंट्स में ऑर्बिटल एंड एंटी ऑर्बिटल डिफाइन किया है। ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, एंटी ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सर एंटी ऑर्बिटल के पहले क्या है? नोड, NODE, where the probability of finding electron is zero। शिकावा लगा।
हो गया है कॉपी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir, done. चलो ये जस्ट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था वेव मैकेनिकल मॉडल का, कि ये कुछ पॉइंट्स है जो लास्ट थ्योरी बोर्ड थ्योरी में कंसीडर नहीं किए गए थे, बट वी नीड टू कंसीडर ऑल दिस पॉइंट्स हियर इन वेव मैकेनिकल मॉडल, द लेटेस्ट मॉडल, द वेल एक्सेप्टेड मॉडल. This is called Schrodinger equation, wave mechanical equation. देखो ये इक्वेशन तुम्हें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ सॉल्व वगैरह करने के लिए पूछा जाएगा, पर हाँ, इफ दिस इक्वेशन इज इन वन ऑफ द ऑप्शन, तो तुम्हें ये प्रेडिक्ट जरूर करते आना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन सही है, मतलब हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए, याद होना चाहिए इक्वेशन. इस इक्वेशन में सबसे पहले तो हम सारे टर्म्स का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर ये देखते हैं इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है ओवरऑल. हियर एक्स वाई जेड आर द एक्सिस. सो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए यहाँ पर हमारे पास. एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई टोटल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी. सो ये ऑलरेडी टर्म्स है, एक्स वाई जेड हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं. एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई टोटल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? यहाँ पे अब हमारे पास एक नया साइन भी कुछ दिखता है, दिस काइंड ऑफ साइन विच इज कॉल्ड साई. इसे साई रीड किया जाता है. क्लियर? पी एस आई, साई. एंड दिस इज नोन एज वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड. नीचे लिख देता हूं मैं इसे. और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, साइज वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, जो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड.
चलो अब एग्जैक्टली इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, क्या यूज है, ये देखते हैं हम। Basically, Schrodinger has suggested this equation, and he considered wave kind of motion, movement of electron in the form of wave around the nucleus, और उसने हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा एक इक्वेशन सजेस्ट किया. When we solve this equation, we get some value of psi. Here ये जो वेव फंक्शन है psi है, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है it gives all kind of information about an electron. So basically हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेव फंक्शन होगा, and that wave function will give all types of information about an electron, like its position, its momentum, its velocity, its energy, the shape of orbital in which electron is residing. तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए वो सारी की सारी कहाँ से मिलेगी, साई से. So once we get the value of psi एक फंक्शन आएगा, यदि हमें वो फंक्शन मिल गया हम इलेक्ट्रॉन को लेकर सारी इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं. अच्छा, इसमें बोर्स थ्योरी में हमने ड्रॉबैक देखा था. बोर्स थ्योरी में जो कंसिडरेशन में नहीं लिया गया था वो था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे डी ब्रोगली तो ले ही लिया गया है, वेव मोशन कंसिडर किया है. हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम. हम कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. इफ वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, तो यहाँ पर जो वेव मैकेनिकल मॉडल है इसमें अप्रोक्सीमेट पोजीशन और मोमेंटम सजेस्ट किया गया इलेक्ट्रॉन को लेकर. क्लियर? सो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन लाइक approximate momentum, approximate velocity, approximate position, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हमेशा कुछ एरर आएगा मेजरमेंट में और वो एरर को हम जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं बस. क्लियर? approximate momentum, velocity, position, its energy, shape of orbital, probability of finding electron, etc. So we can have all such kind of information about an electron once we get the value of this wave function. Is that okay, Amruta, Ankit, Abhishek Jadhav? Yes, sir.
नाउ वी हैव वन मोर टर्म, जैसे साई था एक और टर्म आता है साई स्क्वायर. साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाता है, which is defined as probability of finding electron per unit volume. So basically जैसे density होता है mass by volume, ये है probability density, probability upon volume. If we go around the nucleus in 1 unit volume around the nucleus, what is the probability of finding electron? Clear? So basically उसे denote करता है कि इलेक्ट्रॉन के होने की probability per unit volume में क्या है. साई था जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था एक इलेक्ट्रॉन के बारे में. उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी, so shape of orbital in which electron is present, probability of finding electron, सारी हमें ये दे रहा है. क्लियर? और साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. साई का जो वैल्यू है, इट कैन हैव बोथ टाइप ऑफ वैल्यू. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है, बट किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा. साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. लिख लेना यहाँ पर साई के लिए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट if we talk about psi square is always positive. थोड़ा सा डिफरेंट है वेव मैकेनिकल मॉडल, जैसा हम रेगुलर पढ़ते हैं समझते हैं, उससे थोड़ा सा अलग है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जो हमारे लिए एकदम नया होता है. चलो, स्नेहा, शुभम सिंह, शुभम गवित, श्रीनिवास, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है. देखो, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्लियर, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, व्हेन वी सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट श्रोडिंगर इक्वेशन वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. उसको सॉल्व करने पे वो कुछ एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा. अब इसका मीनिंग क्या होगा एक्स वाई जेड का फंक्शन है? लेट्स से साई हमें कुछ मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल x + 2y + 3xyz. सो ये एक ऐसा फंक्शन है साई जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है. इफ यू चेंज द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, साई विल चेंज. इफ दिस थ्री रिमेन्स कांस्टेंट, साई विल नॉट चेंज. तो डेफिनेटली वो जो क्वाड्रेटिक, वो जो इक्वेशन था पूरा d psi square by dx square डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे. व्हेन यू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है सॉल्व करना, हमें उसको कभी सॉल्व करने का नहीं बोला जाएगा, सिर्फ वो इक्वेशन ध्यान रखना. और उसको सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आता है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये हमारे काम.
तो एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट होगा, क्लियर। अच्छा, जो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी कैन ब्रेक देम, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम था 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कुछ परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के। इफ वी कन्वर्ट एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड इनटू आर थीटा फाई, ये आर थीटा फाई होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर। एक्स वाई जेड तुम्हें पता है उस ये पॉइंट पी का बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, वो एक्स वाई जेड हो गया। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है यहां से जितना भी डिस्टेंस होगा ये होगा आर, क्लियर। If we talk about theta, theta is the angle of this r with the y axis, हम y axis के साथ इसका एंगल ले लेते हैं theta, clear। And phi is the angle of its projection on the opposite plane and the angle of projection with the any other axis, let's say x axis is phi। अगेन थोड़ा सा हमें समझना है, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि इस सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा ना। सर मुझे ये एक्सप्लेन करना है एक्स वाई जेड आर थीटा फाई क्यों लिखा है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, अदरवाइज ये भी हमारे काम करे। तो डोंट कंफ्यूज इन दिस थिंग, जस्ट थोड़ा सा सुन के छोड़ देना फिर से, क्योंकि जो पीसीएम वाले होते हैं उनमें एक चैप्टर होता है सेपरेट मैथमेटिक्स में, उनके ज्यादा काम का है। पॉइंट पी एक्स वाई जेड, क्लियर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, इसे पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। The distance of point P from the origin is r. The angle of this r with the y-axis is theta. And if we take projection of this r on the opposite plane, then the projection angle with the x-axis is phi. इसको तुम ऐसा देखो, assume करो, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं y-axis हूँ, ये x-axis हो गया और z-axis फ्रंट में आ रहा है तुम्हारे तरफ, क्लियर। अब ये पॉइंट P 3 डायमेंशन में इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये तो हो गया r। अब ये जो r है इसका एंगल विद द y एक्सिस ये हो गया थीटा, क्लियर, दिस एंगल इज थीटा। अब तुम इसको प्रोजेक्ट करोगे अपोजिट प्लेन पे, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, इस प्रोजेक्शन का एंगल विद द x एक्सिस ये हो गया फाई। तो r एंगल ऑफ r विद द y एक्सिस इज थीटा एंड एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्शन विद द x एक्सिस इज फाई, क्लियर। r थीटा फाई में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं x y z। तो जो ये साई एक्स वाई जेड लिखा था, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज साई आर थीटा फाई, इसे ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है, क्लियर, मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स वाई जेड की जगह आर थीटा फाई, बिकॉज एक्स वाई जेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर थीटा फाई। कुछ नहीं भी समझ में आया ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है साई को एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई के टर्म्स में नोट किया जाता है, दैट्स इट। हो गया इतना कॉपी? 1 मिनट सर, 1 मिनट। Yes, sir, done. हो गया ही सर।
हो गया सर। ठीक है, मैं 30 सेकंड्स को दे रहा हूँ। डन सर। चलो, ये जो एक्स वाई जेड है, जैसे हमने आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया है, क्लियर? नाउ दिस वेव फंक्शन आर थीटा फाई that can be further split into two functions. R is called radius or radial distance from the origin. Theta and phi are the angles. तो हमने जस्ट कुछ और नहीं किया, इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लिया, एक R वाला पार्ट अलग और एक थीटा फाई वाला पार्ट अलग। और जो ये R वाला पार्ट है, which depends on radius, radial wave function हम इसे कहेंगे. This is called radial wave function. जो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियल वेव फंक्शन. This depends on angle, we call it angular wave function. Radius dependent radial wave function, angle dependent angular wave function. ठीक है, ये angular wave function लिखा हुआ है. And this one is called total wave function. दोनों का multiplication. Note where the probability of finding electron is zero. Probability of finding is zero. That is psi square is zero. Psi square होता है probability per unit volume. Probability 0 0 by something 0. अच्छा, किसी का भी स्क्वायर कब जीरो होगा? जब वो खुद क्वांटिटी जीरो होता है, तभी उसका स्क्वायर जीरो होगा. तो जीरो का स्क्वायर ही जीरो होगा. नॉन जीरो क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा. ये जस्ट थोड़ा सा बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन था बायोमेकेनिकल मॉडल का, ताकि हमें आगे चीजें समझ में आने लगे. मेनली अब क्वांटम नंबर जो स्टार्ट होंगे, जहां से हमें क्वेश्चंस बनते हैं और काफी यूज आता है.
Quantum numbers. These are the four numbers which gives all type of information about an electron present in an atom. So basically श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी, कुछ उनकी इंफॉर्मेशन आएगी. That information can be represented in terms of quantum number. हो गया कॉपी इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Done, चलो sir. वन बाय वन हम क्वांटम नंबर्स देखते हैं. मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, पहले वो कॉपी करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Done, sir. Just a minute. डन सर हो गया. जस्ट अ मिनट. चलो हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. So it is denoted by small n, principal quantum number. The possible values of principal quantum number are 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Starting from 1 to the whole positive number. It represents number of shell in which electron is present. जैसे पहले number of orbit था first, second, third orbit, वैसे यहाँ पे number of shell आ गया है. The basic difference between shell and orbit is shell is 3-dimensional around the nucleus while orbit is 2-dimensional. 3 dimension 2 dimension में ये difference आएगा
लेट से एक तुम क्रिकेट बॉल लो, क्रिकेट के बॉल के सेंटर पर न्यूक्लियस है और वो पूरा का पूरा बॉल जो आउटर सरफेस है वो एक शेल हो गया, क्लियर, 3 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल ऑर्बिट एक रिंग ले लो, वो 2 डायमेंशनल ऑर्बिट हो गई। तो स्फेरिकल शेल एंड 2 डायमेंशनल ऑर्बिट, ये डिफरेंस है दोनों। तो वेव मैकेनिकल मॉडल में 3 डायमेंशनल कंसीडर किया गया है। थर्ड पॉइंट, as the value of n increases, distance of electron from the nucleus increases. Definitely if electron is present in third orbit, fourth orbit, fifth orbit, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा फिफ्थ ऑर्बिट का, सबसे कम होगा फर्स्ट ऑर्बिट का। तो जितना ज्यादा वैल्यू है इनका, जितना आउटर शेल होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो हमें एक रफ आइडिया मिल रहा है डिस्टेंस के बारे में भी। इट ऑल्सो गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली principal quantum number and the second one, azimuthal quantum number, both collectively give the idea about the energy. Energy कैसे बढ़ेगा कम होगा देखेंगे हम इसको लास्ट में। Fifth point, as the value of n increases, size of orbital increases. Definitely जितना दूर जाओगे न्यूक्लियस से, जितना बड़ा शेल होगा उतने बड़े ऑर्बिटल्स होंगे। तो सबसे क्लोज शेल होगा सबसे छोटा होगा। As the radius increases, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। कर लो सारे पॉइंट्स कॉपी यहाँ से, और किसी को भी इन 5 पॉइंट्स में से कुछ नहीं समझ में आया तो क्लियर कर लो भी। सर आप ये पीडीएफ सेंड कर सकते? कॉपी करो ना तुम, मैं टाइम दे तो रहा हूँ। अब सेंड तो कर ही सकता हूँ, बट मैं बस ये प्रिफर करूंगा कि तुम ड्यूरिंग द लेक्चर ही चीजें कॉपी करो, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में। वो कॉपी तो हो रहा है पर सेंड कर दीजिएगा। यस, यू आर नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। चैट बॉक्स में टाइप करो कुछ। यदि किसी को ये चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं ग्रुप पे तो नहीं सेंड कर रहा हूँ, बट पर्सनली मुझे मैसेज करोगे मैं भेज दूंगा। कॉपी हो जाए तब बताना। सर वो सेकंड पॉइंट भी लिखना है। हाँ वैसे तो वो भी लिखना ही है, एजिमुथल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एजिमुथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर। दर्शिता, दिशा एंड हर्षल कॉपी Done, हो गया sir. है? Yes, sir. Done. 1 minute. Second quantum number will give lot of information. डन सर। Azimuthal or orbital angular momentum quantum number, second quantum number which is denoted by small l. सबसे पहले देखते हैं हम possible values. Possible values of l 0 to n minus 1.
एल का जो वैल्यू वेरी करता है वो करता है 0 से n-1 तक। क्लियर? यहाँ पर उसके पॉसिबल वैल्यूज लिखे हुए हैं, तो 0 to n-1। अब n क्या है? n ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which denotes the shell, number of shell. So if n is 1, there is first shell, तो इसमें l का एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा which is 0, l equal to 0. Clear? If n is 2, there is second shell. Second shell में l के दो पॉसिबल वैल्यू आएंगे 0 and 1. 0 to n-1 है ना, यहाँ पे n का वैल्यू 2, 2 minus 1 1. l have two different values 0 and 1. For n equal to 3, l have three values 0 1 2. For n equal to 4, l have four values 0 1 2 3. Clear? अच्छा बताओ, यदि n का वैल्यू 7 होगा तो l के कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे? If n is 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 values. 0 to 6, that means 7 possible values. So can we say that in nth shell we can have n number of subshell, in 8th shell 8 number of subshell. अच्छा, shell तो represent कर रहा था पहला क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर azimuthal क्वांटम नंबर represent the subshell. हर एक वैल्यू l का बेसिकली एक सबशेल रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? here second point, it represents subshell in which electron is present. तो शेल के अंदर कुछ सबशेल होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. मैं तुम्हें एक थोड़ा सा पिक्चराइज कर देता हूँ पूरा का पूरा बायोमेकेनिकल मॉडल. वेट फॉर अ मिनट. देखो एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पर बायोमेकेनिकल मॉडल में. वन अशोक पवार, who is this? अशोक पवार is in waiting room. अमृता पवार के पेरेंट्स का नाम है क्या? किसी को आइडिया है? तुम इसमें ना हमेशा लेक्चर में अपने नेम से ही इंटर करो, नहीं तो काफी कंफ्यूजन होगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. वो किसी भी अदर नेम से अलाउड नहीं करते हैं जनरली, पता नहीं चलता ना कौन है. देखो n का वैल्यू 1 फर्स्ट शेल, 2 सेकंड शेल, 3 थर्ड शेल. क्लियर? नाउ इन ईच शेल वी कैन हैव सर्टेन सबशेल. हो सकता है हमारे पास किसी एक शेल में एक सबशेल हो, किसी शेल में दो या उससे ज्यादा सबशेल हो. शेल में कुछ सबशेल होंगी. अब इस सबशेल में कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, मे बी वन ऑर्बिटल, मे बी मोर देन वन ऑर्बिटल. वो भी हम देखेंगे कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे. तो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सेकंड क्वांटम नंबर विल टेल अस इन व्हिच सबशेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. क्लियर? सो सबशेल, इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है या इस सबशेल में, किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. And then third quantum number will tell us in a given subshell, subshell is a group of orbital. तो इन तीनों ऑर्बिटल में से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्लियर? हो सकता है इस ऑर्बिटल में हो, इस ऑर्बिटल में हो, थर्ड ऑर्बिटल में हो. तो शेल के बाद सबशेल में ऑर्बिटल्स. नाउ इन ईच ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें फोर्थ क्वांटम नंबर. इसको मैं एक एग्जांपल से रिलेट करता हूँ. लेट्स से तुम एक बिल्डिंग में हो. क्लियर? हम हमारे ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं. लेट्स से वो पूरी बिल्डिंग हो गई एटम. उस पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये हो गए शेल. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल हो गए. अब वो लेट्स से तुम सेकंड फ्लोर पे सेकंड शेल में हो. सेकंड शेल में बेसिकली डिफरेंट, सेकंड फ्लोर पे डिफरेंट क्लासरूम्स है. क्लियर? वो जो क्लासरूम हो गए वो हो गए सबशेल. क्लियर? पूरा का पूरा बिल्डिंग एटम, डिफरेंट फ्लोर शेल, क्लासरूम सबशेल. अब उस क्लासरूम में बेसिकली कुछ बेंचेस हैं. जो बेंच हो गए वो हो गए ऑर्बिटल, और हर एक बेंच पे 2 स्टूडेंट, वो हो गए इलेक्ट्रॉन. तो हमें किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन को बताने के लिए 4 चीजें लगेगी. किस फ्लोर पर है वो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब नंबर ऑफ शेल. किस उस फ्लोर के किस क्लासरूम में, मतलब सबशेल. उस क्लासरूम में किस बेंच पर है वो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेंच, किस बेंच पर बैठा हुआ है, वो हो गया ऑर्बिटल. अब उस बेंच पे 2 स्टूडेंट में से हमारा जो डिजायर्ड स्टूडेंट है, डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सा है. क्लियर?
तो फ्लोर पे क्लासरूम में बेंच पे 2 स्टूडेंट, शेल में सब शेल में ऑर्बिटल और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. So we need 4 quantum number to describe their position. फर्स्ट क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताएगा, सेकंड क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में, थर्ड क्वांटम नंबर उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और फोर्थ बताएगा उन दोनों इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन. इज दैट ओके? चारों क्वांटम नंबर Yes, हमें sir. वो Yes, sir. लोकेट करने में हेल्प. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो मानसी मनोज पढ़ना स्टार्ट करो यहाँ से बी पॉइंट से. मानसी Yes, sir. start reading from the point B. It represents subshell in which electron is present. C, each value of L represent particular subshell. D, in nth shell we can have n number of subshells. Continue. Subshell, it is a group of orbitals of similar shape, size and energy but different orientation. E, it gives shape of the subshell or orbitals. तो बेसिकली इस क्वांटम नंबर से हमें इंफॉर्मेशन मिली, फर्स्ट इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड एक शेल में कितने सबशेल होते हैं. तो इन फर्स्ट शेल वी कैन हैव वन सबशेल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय L equal to 0. L equal to 0, that does not mean 0 subshells are there. L equal to 0 means one subshell is there which is denoted by L equal to 0. फिर कब से चालू होगा? And if we say n equal to 2, there are two subshells L equal to 0 and L equal to 1. In third shell we can use three subshells represented by 0, 1 and 2. ऐसे represent करते हैं हम उसे. Clear? So in nth shell we can have n number of subshells. Subshell का definition लिखा हुआ है. It is a group of orbitals of similar shape, size and energy but different orientation. So वो सारे orbitals which have similar shape, similar size and similar energy we need to place in a group and that group is called subshell. Subshell में ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो orbitals एक दूसरे से bind है या कुछ ऐसा है. बस similar shape, size orbital हो गए, उसे हमने ग्रुप में रखा और उस ग्रुप को बोल दिया subshell. Clear? Then it gives last E part, it gives shape of the subshell of orbital. Very old thing off होगा. हाँ, it gives shape of subshell or orbital. Subshell का इंडिविजुअल अपना कोई शेप नहीं होता है, ऑर्बिटल का ही शेप होता है जो होता है. So whatever the shape of orbital, that is the shape of subshell. क्योंकि subshell में सारे ऑर्बिटल सिमिलर शेप के होते हैं. Yes, do you have any doubt? Yes, Chaturvedi. No, sir. तो कॉपी कर लिया होगा ई तक. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ मैं वेट कर रहा हूँ. आई एम गिविंग 30 सेकंड मोर.
ये जो टेबल तुम्हें दिख रही है तुम्हें बनाना है सिर्फ लास्ट के दो कॉलम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू डोंट नीड टू कॉपी दिस थिंग, मतलब हेडिंग लिख लेना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट 1 3 5 7 इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट के दोनों कॉलम हम फिल करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वांटम नंबर में रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यहाँ पे अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब ये फिल करेंगे सेकंड लास्ट कॉलम, तो लास्ट क्वांटम नंबर में लास्ट वाला कॉलम फिल करेंगे। So as of now you can make 5 columns but fill only first 3 columns. अच्छा, L equal to 0 ये रिप्रेजेंट करता है एक सबशेल को एंड द नेम ऑफ द सबशेल इज S सबशेल, इसे कहा जाता है S सबशेल। इसका शेप होता है स्फेरिकल। सबशेल का शेप मतलब उसमें जो भी ऑर्बिटल थे उसका शेप हो गया। फॉर L equal to 1 P सबशेल द शेप ऑफ ऑल द ऑर्बिटल इन P सबशेल इज डंबल। ये वही डंबल है जो बेसिकली जब हम वर्कआउट करते हैं डंबल लिफ्ट करते हैं वो वाला डंबल, उस टाइप का शेप होता है इसका। फॉर L equal to 2 वी कॉल इट D सबशेल डबल डंबल शेप, इसे डबल डंबल शेप कहा जाता है। फॉर F सबशेल G सबशेल शेप इनके हमारे सिलेबस पे नहीं है, होते हैं कुछ F का लीफ टाइप शेप होता है बट हमारे काम का नहीं है। S P D F G का कभी यूज ही नहीं आता है, वैसे F तक ही यूज आते हैं बट थियोरेटिकली वी कैन G H I and so on। तो हमने इस टेबल में बेसिकली सबशेल को नेम नॉमेनक्लेट किया है, L equal to 1 P, L equal to 3 F, L equal to 2 D सबशेल एंड सो ऑन, और उनका शेप देखा है। ये 1 3 5 7 9 कैसा है ये बाद में पता चलेगा। Done, sir. ठीक है, सभी का हो गया है। चले हम नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. Done, sir. कुछ और पॉइंट्स हैं। It gives overall idea about energy along with the principal quantum number. Next point in the second quantum number. So basically, principal quantum number and azimuthal quantum number both collectively gives idea about the energy. We have one formula orbital angular momentum. हमने अब तक angular momentum देखा था nh/2π, यहाँ पे orbital angular momentum under root LL plus 1 h cross, where h cross is h/2π. Clear? h cross कुछ और नहीं है, h/2π को ही h cross लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली यदि हम बोलेंगे S सबशेल तो L 0 हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0, तुम इसमें L का वैल्यू रख दो। P सबशेल के लिए L को 1 रख दो, D के लिए L को 2 रख दो एंड सो ऑन। L is always less than N because L का वैल्यू होगा 0 to N-1,
कभी भी n तक नहीं जाएगा, L is always less than n. हो गया है कॉपी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली आज हमने देखा वेव मैकेनिकल मॉडल का इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली वेव मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंट कंसिडरेशन है फ्रॉम द लास्ट बोर्ड मॉडल। तो इसमें मेनली जो फर्स्ट पॉइंट था, इट कैन बी डिफाइंड फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटम। इट takes into consideration like the concept that we had not taken in consideration in the last model, de Broglie concept, Heisenberg uncertainty principle, ये सब कुछ consideration में लिया गया है यहाँ पर, clear। And the next we have seen quantum numbers। quantum numbers क्या कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी लोकेशन, उसकी मोमेंटम, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ दे रहे हैं। तो आज हमने दो क्वांटम नंबर देखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं 1 to infinity, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का होता है 0 to n-1। क्लियर? और वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, शेप, साइज, एनर्जी, वो सब कुछ हमने लिखा है। अब इसके बाद दो क्वांटम नंबर और बचते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा डीपीपी डिस्कशन का बेस वीक कब, डीपीपी डिस्कशन कब है? पहले सर। कुछ बताया है आपने क्या डिस्कशन होगा या नहीं बताया अब तक? नो सर। No, sir. नहीं बताया। लास्ट टाइम क्या डिस्कशन हुआ था? लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ? सर वो DPD 9 to 13 डिस्कस हुआ था। हाँ सर, 9, 11, 9, 10, 11, 12, 13। 9 to 13 डिस्कस हो गया था पूरा? Yes. Yes, sir. सर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ अभी और तुम्हें बता देता हूँ कितना होगा डिस्कस। वेट फॉर अ मिनट। DPP 14 and DPP number 15। नेक्स्ट टू DPP प्लस बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं। हमारा बुकलेट अच्छा, एक्सरसाइज 2 होमवर्क दिया है मैंने कहीं तक कभी भी? 1 to 30 बोला था सर आपने। डिस्कस कहाँ तक हो गया है? क्वेश्चन 10 तक। 10 तक हो गया और 30 तक होमवर्क था ना? यस सर। चलो होमवर्क है अप टू 40। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 40 ये 30 क्वेश्चन, और डीपीपी नेक्स्ट टू डीपीपी 14 एंड 15 ये एलकेएम सर डिस्कस कर लेंगे ड्रॉप डिस्कशन में। इज दैट ओके? यस सर।
Yes, sir. को अटेंड भी करना है वो डाउट लेक्चर और तब तक कर भी लेना है। डाउट लेक्चर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है क्योंकि इसमें जो तुम्हें नहीं आता है वो तुम डिस्कस कर रहे होते हो। तो डीपीपी नंबर 14 एंड 15 और क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 इतना होमवर्क में है। मैं चलो ग्रुप पे भी से सेंड कर देता हूँ ना जो होमवर्क बताया है। ओके सर। अमृता मुझे मैसेज करो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे ना। ओके सर। ठीक है।